अस्सलाम वालेकुम। आर्मी चीफ का जो इंटरेक्शन था बिज़नेस कम्युनिटी के साथ कराची और लाहौर में, जहाँ वहाँ इक्तसादी बहाली के एक मंसूबे के ऊपर पूरा ज़ोर दिया गया, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल के खदोखाल बताए गए, ये यकीन दिलाया गया कि हम दोस्त मुल्कों की मदद से पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी लाएंगे जिससे रुपया संभल जाएगा। इसके अलावा वहाँ 3-4 ऐसी बातें थीं जिसके ऊपर लगा ये कि कुछ अगर कर लिया जाए तो हो सकता है कि पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल और ख़ास तौर पर ये जो इकनॉमिक एक मेल्ट डाउन वाली सिचुएशन है ना, उससे बचने में मदद मिल जाए। उसमें करप्शन का जिक्र था, उसमें स्मगलिंग का जिक्र था, उसमें बिजली चोरी का, डॉलर की पाकिस्तान से हुंडी हवाला के ज़रिए पाकिस्तान से बाहर जाने का जिक्र था। तो इन सारे इश्यूज़ के ऊपर बड़ी तफसीली सवालों जवाब भी हुआ और फ़ौज ने अपनी कमिटमेंट भी दिखाई उस मीटिंग के अंदर, उसका इजहार किया कि हम इस पे काम करेंगे। अब फॉलो अप उसका ये है कि आज और कल भी, कल रात भी और आज का दिन भी, तकरीबन सारी ख़बरें ये ज़ाहिर करती हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में हुंडी और हवाला के ज़रिए जो पाकिस्तान से डॉलर लेके लोग बाहर जा रहे थे या स्मगल कर रहे थे, जो भी तरीक़ाकार कह लें, या अफ़गानिस्तान ले जा रहे थे या ईरान ले जा रहे थे, उसके ऊपर कार्रवाई शुरू की गई है। उसका पहला जो मुस्बत रद्दअमल मार्केट के ऊपर यह है कि ओपन मार्केट में 15-20 रुपये रिकवरी हुई है, लेकिन ओपन मार्केट की रिकवरी के साथ साथ जब तक इंटरबैंक आपका मजबूत ना हो तो आपको पूरा उसका फ़ायदा इकॉनमी को होता नहीं है। इंटरबैंक 307 से रिकवर करके 305 पे, 305 से भी 3-4 पैसे कम है जहाँ पे आज क्लोजिंग हुई है। तो एक बेहतरी की जानिब पहली दफ़ा सफ़र हुआ है। हालांकि जो लास्ट रिपोर्टेड नंबर है ऑफिशियल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का, उसमें चंद करोड़ रुपए की कमी आई है, लेकिन रुपया इंटरबैंक में 2 रुपये मजबूत हो गया डॉलर के मुकाबले में। अगर कोई ऐसा तरीका हो जाए कि हमारे जो दोस्त मुल्क हैं, सऊदी अरब है, यूएई है, चाइना है, एक साइजेबल इन्वेस्टमेंट 5 से 10 अरब डॉलर कम अज़ कम, अभी पाकिस्तान का 500 मिलियन डॉलर से गुजारा नहीं होने वाला, 5 से 10 अरब डॉलर अगर अगले 2-4 महीनों के अंदर पाकिस्तान आता है तो रुपया यकीनन जो इसकी असल कदर होनी चाहिए उसके करीब करीब जा सकता है। नेगेटिव जो मार्केट सेंटीमेंट है उसने इसको ड्राइव किया, 250 से दौड़ लगाई इसने और 300 क्रॉस कर गया। इसको 300 क्रॉस नहीं करना चाहिए था क्योंकि इकोनॉमिक फंडामेंटल्स वही थे, इंपोर्ट्स वही थी, एक्सपोर्ट तकरीबन कमोबेश उतनी है, रिमिटेंसेस जो आ रही थी वो भी आ रही थी, लेकिन सडनली एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ, लोगों ने डॉलर उठाया या स्मगल किया और पाकिस्तान से पैसा बाहर जाना शुरू होगा और रुपए के ऊपर ऐसा रन आया कि उसने ब्रेक नहीं लगाई। 250 से 300 क्रॉस करने का सफ़र जो था जस्ट विद इन फ्यू वीक्स हो गया। इसी तरीके से बिजली चोरी एक बहुत बड़ा मसला है, बिजली के बिलों में इजाफा हुआ है। सारे लोग जो थे वो चीख के सड़कों के ऊपर आ गए क्योंकि कुव्वत इस्तिताअत से ज़्यादा बिल हो गए, कोई देने के काबिल नहीं था। लोग बाहर सड़कों के ऊपर आए, प्रोटेस्ट हुआ, हुकूमत ने वादे किए, दिया दिलाया कुछ नहीं, सिर्फ दिलासे ही दिए, अभी तक कोई चीज़ उनको रिलीफ नहीं दिया। लेकिन आज फॉलो अप के ऊपर यह है कि कुछ इलाकों में जो लोग कुंडे डाल के बिजली चोरी कर रहे थे, पाकिस्तान में 3-4 ऐसी एरिया इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज़ हैं जिसमें सर फहरिस्त है पेशावर और फाटा, दूसरे नंबर पर आ जाती है आपकी हैदराबाद और सखर, और फिर एक है आपकी कोयटा। ये 4 का जो लॉस है सालाना वो पाकिस्तान को डबोई जा रहा है। तो वहाँ कुंडे वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया, लेकिन ये एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा इसका ये भी होना चाहिए कि जिस सूबे के अंदर जो लॉस कर रही है बुक एरिया इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, उसके डिविजिबल पूल के अंदर से वो पैसे काट लिए जाएँ। मेरी तो यही तजवीज़ है। आप 550 अरब रुपया एक ऑनेस्ट जो बिजली का बिल अदा करने वाला कंज्यूमर है उसके ऊपर बोझ डाल रहे हैं, तो बिजली चोरी जिस इलाके से हो रही है उसी को पनिश करें। अगर हैदराबाद और सखर जो है वो सबसे ज़्यादा चोरी कर रहे हैं तो सिंध वालों के हिस्से से पैसे काट लें। अगर पंजाब की कोई एरिया इलेक्ट्रिसिटी कंपनी चोरी कर रही है तो उसका हिस्से का पैसा पंजाब गवर्नमेंट के हिस्से से काट लें, काम सीधा होना तभी शुरू होगा। कुंडे वालों के पीछे वो जाएगी हुकूमतें और ख़ुद ही उनको पकड़ेंगी कि बिजली चोरी बंद करो, और कोई इसका सीधा रास्ता नहीं है। इन तमाम इश्यूज़ को आज डिस्कस करेंगे क्योंकि वहाँ कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ भी सामने आए थे। तो आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत है राना वफाकी, फॉर्मर वफाकी वज़ीर दाखिला। राना साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। पहले तो ये डॉलर स्मगलिंग के ऊपर आप बता दें, क्योंकि वज़ारत दाखिला में डार साहब के मुतल्लिक़ शोहरत यही थी कि डंडा पकड़ के बैठ जाते हैं कि डॉलर नीचे नहीं जाना चाहिए, लेकिन वज़ीर दाखिला का बड़ा कलीदी किरदार होता है। स्मगलिंग अफ़गानिस्तान के रास्ते हो, ईरान के रास्ते हो, डॉलर को हुंडी वाला से ले जाया जाए, क्या चीज़ें नज़र आती हैं आपको? देखें, डार साहब ने बिल्कुल डंडा पकड़ा था और उनका ये बड़ा मुसम्मम इरादा और अज़्म था कि ये इस तरह से कंट्रोल हो सकता है और इसे करना चाहिए। और उन्होंने हमारे साथ भी मीटिंग्स की, प्राइम मिनिस्टर ने 1-2 मीटिंग्स चेयर की, लेकिन वो बात जो है वो फिर आईएमएफ की जो है वो मजबूरी आड़े आई और आईएमएफ ने कुछ इसमें ऐसी शराइत रखी कि वो डंडा जो है ना वो फिर पकड़ा तो था लेकिन चलाया नहीं जा सका।
और इसमें सबसे जो वैसे तो खैर यानी छोटे छोटे फैक्टर्स और भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि ये जो हमारी यानी हमारा बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ, जो कि यानी तकरीबन जो है वो कोई बलूचिस्तान से लेके आप आ जाएं इधर KPK तक, जो एक्स फाटा एरिया है सारा, तो ये कोई 2500-2600 किलोमीटर के लगभग जो है वो बनता है। और सबसे बड़ी मुश्किल ही हमारी ये है, जब इंटरनेशनली प्राइसेस बढ़ती हैं तो यहाँ पे कोई चीज़ जो है वो टिकती नहीं है। चीनी हो वो स्मगल हो जाती है, गंदम हो वो स्मगल हो जाती है, कोई और हमारी ज़रूरत की चीज़ हो वो स्मगल हो जाती है, और डॉलर भी जो है ये लोग बोरियां भर भर के जो है वो यहाँ से जो है वो लेके गए हैं। बोरियां भर भर के डॉलर लेके। बिल्कुल। और जब तक हम इसको रोकें ना, उस वक्त तक जो है वो दूसरे फैक्टर्स के ऊपर सिर्फ काम करने से जो है वो ये मामला कंट्रोल नहीं हो सकता। राना साहब, एक और तासुर ये इसको मौजूद है। रोकने के लिए मैं समझता हूँ कि मासवाए इसके कि आर्मी चीफ ज़ाती तौर पे दिलचस्पी लें और आर्मी जो है वो अपना रोल अदा करे, क्योंकि जो सिविल फोर्सेस हैं उनका इन इलाकों में ऑपरेट करने की जो कुव्वत जो है वो उतनी नहीं है जितनी कि रिक्वायर्ड है, और वो जब तक आर्मी की पीछे बैक सपोर्ट नहीं होगी तो उस वक्त तक ये ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुली नहीं किए जा सकेंगे। अभी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आज हुई है, अभी वी आर एक्सपेक्टिंग कि शॉर्टली उसका एलामिया आएगा। मुझे मालूम नहीं है कि ISPR सारे नुकात कवर करेगा कि नहीं, लेकिन कुछ एनालिस्ट का ख्याल ये है कि आज की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है आर्मी चीफ के बिजनेस कम्युनिटी का जो इंटरेक्शन था उसमें जो 4-5 नुक्ते थे उसकी रोशनी में आज वहाँ डिस्कशन भी होगी। और ये जो डंडा जो हम तवक्को रखते हैं कि स्मगलर्स के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ हुकूमतें चलाएं, तो हो सकता है कि आर्मी चीफ ड्राइविंग सीट पे बैठे और वही डंडा अब उनके हाथ में हो कि खात्मा करो स्मगलिंग का। क्रॉस बॉर्डर कोई ऐसी चीज़ नहीं, ना डॉलर इधर से जाएगा, ना स्मगल गुड्स आएंगी, ना वीट अफगानिस्तान चोरी के रास्ते जाएगी, ना चीनी जाएगी। आप सोचते हैं कि आर्मी चीफ ये डंडा पकड़ के इस स्मगलिंग का खात्मा कर सकते हैं? नहीं, देखें, यानी कोई भी सूबाई हुकूमत या फेडरल गवर्नमेंट या कोई अदारा, आर्मी चीफ का जिक्र आप कर रहे हैं, अकेले से तो कोई नहीं कर सकता। ये तो जॉइंट एफर्ट है, हमें सभी को जो है वो इसमें अपना किरदार जो है वो अदा करना चाहिए। देखें, ये जो है ये यानी पाकिस्तान के सर्वाइवल का मसला है। इससे पहले भी स्मगलर्स होती रही है, इससे पहले भी ये काम होता रहा है, लेकिन अब जिस पैमाने पे होते होते ये पहुंच गया है और जिस तरह से पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल सेहत है, हेल्थ है, वो जिस तरह से अब बहुत ज़्यादा जो है वो वीक, कमज़ोर हो गई है, अब अगर इसको ना रोका गया तो खुदा ना खास्ता जो है पाकिस्तान का वजूद जो है वो ख़तरे में आ सकता है। आपने रोकने की कोशिश तो की? ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ ये हर किसी का फ़र्ज़ है। इसाक डार साहब ने, मुझे याद पड़ता है कि एक पीछे नहीं रहना दफ़ा चाहिए। एक फिगर बोला था कि $2 अरब पाकिस्तान से सालाना अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है, स्मगलिंग के रास्ते जा रहा है। ये डॉलर है, कैश में जो स्मगल हो रहा है, ये वो वीट या चीनी की स्मगलिंग की हम बात नहीं कर रहे। एज इंटीरियर मिनिस्टर आपने कोशिश की कि स्मगलिंग वाले नेटवर्क को तोड़ा जाए? देखें, इसके लिए बहुत कोशिश हुई और इसके लिए जो है वो काम भी हुआ, लेकिन मामला ये है कि इसमें कुछ ऐसे स्टेप्स जिनका लिया जाना ज़रूरी था वो इसलिए थोड़ा सा वो लिंगर ऑन होते रहे कि जी ये नेक्स्ट वीक में IMF के साथ एग्रीमेंट हो जाना है, बस उससे अगले हफ्ते जो है वो हो जाना है, जब उससे अगला हफ्ता आया बस ये अगले 15 दिन में हो जाएगा। तो उस वजह से भी ये चीज़ें जो हैं वो कोई हार्श स्टेप्स जो है ना वो लिंगर ऑन होते रहे कि ये 15 दिन बाद हो जाएगा जी, अब हो गया जी, अब ये स्टाफ एग्रीमेंट होने वाला है जी, अब ये स्टाफ एग्रीमेंट जो है ये 10 दिन बाद हो जाएगा। लेकिन इसी तरह से जो है वो तकरीबन कोई, मैं समझता हूँ कोई 6 माह से ज़्यादा अरसा जो है वो आपके इल्म में ही है कि इस तरह से जो है वो गुज़रा। अब आप देखें यहाँ पे ये हमारी इन्फॉर्मेशन है और अब भी वही होगी, अगर आज से 1 महीना पहले थी, यहाँ पे लॉकर भरे हुए हैं लोगों के डॉलर्स के साथ। लॉकर भरे हुए डॉलर? लॉकर्स भरे हुए हैं और बैंक वालों को पता है, यानी जिस बैंक की ब्रांच में लॉकर जो है वो डॉलर से भरे हुए हैं, क्या उस मैनेजर को नहीं पता उसको कि वहाँ पे क्या है? लॉकर्स भरे हुए हैं, लोगों ने अपने
यानी प्राइवेटली जो है वो यानी अपने गोदाम भरे हुए हैं। तो अब इसके ऊपर अगर कोई कदम उठाया जाता है तो उसके एक अपने यानी उसकी कॉस्ट तो है, लेकिन अब हालात आहिस्ता आहिस्ता यानी पिछले 6 माह 8 माह में उस हद तक पहुंच गए हैं कि अब या तो इन लोगों को खुद ख्याल करना चाहिए, खुद कोई नहीं ख्याल करता सर, ये और आपको अगर ये लॉ से खुद इन्फोर्स करना खुद नहीं पड़ता है। करेंगे तो फिर मैं समझता हूँ कि फिर हमें कौमी सतह पे ऊपर जो है, जो इस वक्त कोशिश होने जा रही है, उसको सपोर्ट करना चाहिए पूरी कौम को। सपोर्ट करना चाहिए, फौज इसको ड्राइव करे और कौम सारी सपोर्ट करे। आप जी सपोर्ट देखिए करेंगे? देखिए मामला ये, पीएमएलएन सपोर्ट करेगी? जी पीएमएलएन भी सपोर्ट करेगी, पीएमएलएन को भी सपोर्ट करना चाहिए, तमाम सियासी जमातों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जिन एरियाज़ में ये मसला है उस एरिया उन एरियाज़ में ऑपरेटिंग जो फोर्स है, ऑपरेटिंग ऑर्गन जो है वो आर्मी के अलावा अच्छा, काम नहीं कर सकता। मैं आपकी इजाज़त से एक बीपर करना चाहूँगा दरमियान में। ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ साहब हमारे साथ हैं, निगरान वज़ीर दाखिला सिंध। ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ साहब, ये जो सिंध में बिजनेसमैन से मीटिंग थी तो उसके अंदर भी 3-4 इश्यूज़ बड़े खुल के सामने आए थे। लाहौर वाली में डॉलर का इशू था, तो कराची के अंदर स्मगलिंग का इशू सामने आया, करप्शन का इशू सामने आया, और कराची सिस्टम ऑफ करप्शन ये नाम लेकर चीफ ने वहाँ जिक्र भी किया। अब यहाँ खबरें चल रही हैं इस्लामाबाद में, हम अखबारों में देखते हैं, वो कंफर्म न्यूज़ नहीं है, वो खबर ये चलती है कि फ़लानी पार्टी का एक शख्स है, उसके घर से 100 अरब मिल गया। इतने लोग हमने नो फ्लाई लिस्ट पे डाल दिए एक सियासी जमात से मुंसलिक। क्या कोई ऐसी डेवलपमेंट हुई है कि करप्शन के ऊपर आप लोगों ने एक्ट करना शुरू किया हो और कहीं से अरबों रुपए आपने रिकवर किए हो? नहीं नदीम, अरकन ये फेक न्यूज़ हैं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। किसी के घर से कोई पैसा रिकवर नहीं हुआ। लेट मी टेल यू, कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हम नहीं कर रहे हैं। बट अगर किसी के पहले से करप्शन के केसेस हैं, ये नैब में है, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट स्पेसिफिकली कोई स्टॉप लिस्ट में 60 लोग डालिए, 70 डालिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मस्ट क्लैरिफाई कि ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है, इस तरह का नहीं है। लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बड़े क्लियर अल्फाज में आके बिल्कुल से बात की है और उनको बड़ा बताया हुआ कि जी वी वांट टू मेक बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट, जिसके अंदर जो स्मगलिंग होती है ऑयल की, गैस, तेल की, वो रखनी चाहिए, रोका जाएगा। फिर ये जो स्ट्रीट क्राइम है, इसके ऊपर बड़ी सख्त बातें की गई हैं। डॉलर्स की सोनी, जो भी राणा साहब भी बात करें, लेकिन देखें, मैं आई डू एग्री कि राणा साहब को सब देन हुकूमत को ये काम करना चाहिए कि क्यों स्मगल होते हैं, व्हाट आर द रीजन, क्यों आपकी चीनी स्मगल होती है, वाई आपकी वीट जाती है, और डॉलर बर्गर बोरियों में जा रहे हैं। बिल्कुल खबर इनकी ठीक है, मैं आई लॉट रिस्पेक्ट फॉर राणा साहब। लेकिन हुकूमत का काम है ना, आप हुकूमत अपना काम करे। आर्मी तो हर जगह मौजूद है, आप एम्प्लॉय करें, आपके पास रेंजर्स है, आपके पास पुलिस है, आपके पास एफसी है, आपके पास मिलिट्री है। वी हैव टू स्टॉप, इसलिए कि हमारे मुल्क में बहुत बड़ा इकोनॉमिक ड्रेन हो रहा है, और इसके जिस लेकिन तरीके से ब्रिगेडियर हारिस अफगानिस्तान साहब, में एक जा रहा चीज़ है, का तो मैं वी हैव टू जवाब आपसे स्टॉप इट एंड वी चाहूँगा, शुड मतलब मेक अगर ऑल एफर्ट बलूचिस्तान एटलीस्ट के नाउ। बॉर्डर के ऊपर कोई चीज़ स्मगलिंग हो रही हो तो सबसे पहले मैं तो तवक्को रखूँगा, आप जैसे जो ऑफिसर्स हैं वहाँ, ब्रिगेडियर साहब अगर या जनरल साहब कोई तैनात हैं, तो उनको ही शुड मेक श्योर कि यहाँ से बॉर्डर के आर पार कोई इलीगल जो स्मगलिंग वाली गुड्स है ना मूव ना कर सकें। जो तोरखम पे है, चमन पे है, पहले तो सबसे ज़्यादा हमारी फ़ौज इस मामले में इफेक्टिव होती है, और तवक्को और आस तो आप लोगों से होती है कि आप इस तरह की कोई गैर कानूनी एक्टिविटी होने नहीं देंगे बॉर्डर के ऊपर। बिल्कुल नदीम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वहाँ पर एक्चुअली एफसी होती है और हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एटलीस्ट हम अब कराची में बलूचिस्तान से जो रास्ते आते हैं हमारी तरफ, वी गोइंग टू सील इट वेरी क्लियरली और क्लैरिटी के साथ सील करेंगे, ताकि वहाँ से ऑयल स्मगलिंग हो सके, छालियाँ ना आ सके, नारकोटिक्स ना आ सके। अफगान नेशनल जो आते हैं वहाँ से, वो उनकी लिमिटेशन बंद कर दी जाए। एक्चुअली कल हमारे सारे DIG SP चेंज हुए, अपनी पोजीशन में जाएंगे, क्योंकि आज चेलम था, जब तक हमने उनको रोका हुआ था, अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी इंसिडेंट नहीं हुआ। नाउ वी आर गोइंग टू बी वेरी प्रोएक्टिव कराची के लिए भी, और ये स्मगलिंग रोकने के लिए जो इसके एरियाज हैं खास तौर पे, उसको हम चीज करें। रेंजर्स पुलिस ने हमने कोऑर्डिनेशन की हुई है। स्ट्रीट क्राइम के लिए हम बहुत करेंगे, एक्शन करेंगे। अफगान नेशनल जो यहाँ पर इमिग्रेंट्स हैं, जो इलीगल हैं, वो उनके झंडे कैसे लहराते हैं, वो हम एक्शन कर रहे हैं। और फिर कच्चे के ऑपरेशन, वी आर वेरी क्लियर कि हमने अवाम को रिलीफ देना है। लोगों को पता चले कि नॉन पॉलिटिकल, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल गवर्नमेंट आई है, तो उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम वो सिस्टम को ब्रेक कर दें। हम वो अच्छे लोगों को लेकर आएँ, ईमानदार, बाकिरदार, और जिनका एक्सपीरियंस फील्ड का हो, उनको लेकर आएँ, ताकि हम कच्चे के ऑपरेशन करेंगे। और उसके साथ जो पक्के करिए, वहाँ भी उनको इकट्ठा करेंगे, ताकि वहाँ पर जो ये लोग
सहूलतकार हैं, फिर उसके बाद आपके सामने जो मिडल मैन होते हैं, इन्फॉर्मर्स होते हैं, मिले होते हैं जो साथ, तो उसको इकट्ठा ब्रेक करेंगे आप। मुझे तो बहुत उम्मीद है ब्रिगेडियर कि हारिस, हम जो इंशाल्लाह चार आर्मी से चीफ जब पाँच छः मीटिंग हफ्ते कर रहे थे में कराची के कराची अंदर, में और तो कश्मीर में उनके नजर आएगी। अल्फाज जो मैंने उनके अल्फाज जिनकी तफसीलात हम तक पहुंची खबरों की, जब वहाँ पे जिक्र हुआ टेररिज्म का दूसरे वाक़यात का, तो आर्मी चीफ ने बहुत ही वाशगाफ अल्फाज के अंदर कहा कि 9 बच्चे हमारे परसों शहीद हुए हैं, 2 कल शहीद हुए हैं, तो जो तो लीगली डॉक्यूमेंट्स के बिल्कुल। तहत पाकिस्तान में मुकीम है अफ़गान महाजरीन, उनकी तो मेज़बानी करेंगे, जितने गैर कानूनी हैं उनको वापस अफ़गानिस्तान भेजेंगे। अब यहाँ आपके पास प्लान क्या है, मैं आपसे वजाहत चाहूँगा, और कितने हैं कराची के अंदर देखें और सिंध के अंदर कितने गैर कानूनी अफ़गान महाजरीन हैं? देखें बहुत ज़्यादा हैं, हम नादरा से वर्किंग कर रहे हैं कि जो इनको जो पहले से रह रहे हैं, वो जिनको ये हाइड आउट देते हैं, छुपाते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने लगे हैं। जो जितने इलीगल पकड़े जाएंगे इनको डिपोर्ट करेंगे। हमने बड़ी क्लियर इसके ऊपर नाजर से कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, ताकि ये एक बहुत बड़ा सोर्स है टेररिज्म का। ये बहुत बड़ी ब्रीडिंग प्लेस है जहाँ से ये लोग निकलते हैं, यहीं से सहूलतकारी भी होती है। हमने बहुत मेहमाननवाजी की, चीफ आमिर साहब ने बिल्कुल ठीक बात की कि जो लीगली हैं, जिनके प्रॉपर आप रह रहे हैं, उनको तो चलो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट ऑल दोज हु कमिंग इलीगली और उनको जो छुपाया जाता है, आपको ये आई थिंक एंड ऑफ सितंबर और फर्स्ट और वीक ऑफ अक्टूबर में आपको नजर आएगा कि हम कितना इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। कोई जीरो टॉलरेंस है। लास्ट एक जिनका आपसे एक इशू है जिसके ऊपर आपसे वजाहत ले लूँ, जो टॉप लेवल पॉलिटिकल करप्शन है, कराची सिस्टम ऑफ करप्शन है, ज़मीनों पर कब्ज़ा, इसका भी मीटिंग में तज़किरा आया था। मैं नामों की तरफ नहीं जाता, आपके लिए मुश्किल नहीं पैदा करूंगा, मेरे लिए भी मुश्किल पैदा हो जाएगी, नाम नहीं आपसे पूछूंगा, लेकिन पॉलिटिकल करप्शन टॉप टीयर टॉप लेवल की, क्या उसके खिलाफ मूव करेंगे आप लोग? क्यों नहीं करेंगे? वी हैव नो पॉलिटिकल प्रेशर, ना पॉलिटिकल मैंने डिजाइन है। आई एम टेलिंग यू, वार्निंग भी दे दी है। कोई आज के बाद जो पहले हुए हैं, वी विल ट्राई उनके रेवेन्यू चेक करके कि अगर कराची के आबाद जो हैं, आबादगार हैं और जो बिल्डर्स हैं, अगर उनकी वाकई ज़मीन कब्जे, वो भी ख़त्म करवाएंगे। और उसके बाद आज के बाद तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी की ज़मीन में कब्जा हो सके। ये वी आर डिटर्मेंट, चीफ आर्मी स्टाफ की पॉलिसी, कोर कमांडर, चीफ मिनिस्टर हमारे जो केयर टेकर हैं, वी आर वेरी क्लियर। आईजी पुलिस नए आ गई हैं, ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन फ्रॉम, जब इस चीफ सेक्रेटरी आए हैं। तो भी हमने सिर्फ कराची के लिए काम करने हैं, और इंशाल्लाह 2-3 महीने में आपको बहुत फर्क नजर आएगा। हम फर्क दिखाएंगे आपको कि इंशाल्लाह फर्क हुआ है। दैट्स व्हाट इज आवर utmost desire। एक पॉलिटिकल पार्टी के कुछ चीदा चीदा शख्सियात जो हैं, वो आपके इंटीरियर मिनिस्टर बनने पे थोड़े से लगता था कि परेशान है, अप्रीहेंशन है उनकी, उनका ख्याल ये था कि अगर आप पॉलिटिकल करप्शन की तरफ जाएंगे तो उनका सियासी नुकसान हो जाएगा सिंध में, कुछ ऐसा भी अंदेशा मौजूद है? देखें, हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन किसी को नहीं कर रहे, रेस्ट मेरे एटलीस्ट आज तक कोई ऐसी बात नहीं है, ना किसी घर छापा मारा, ना वो जो आते हैं जी कि इतने डॉलर निकले, बिल्कुल गलत खबरें हैं, ऐसी बात नहीं है। भी जिसके खिलाफ कोई नैब का या क्रिमिनल केसेस ज़्यादा हैं किसी इंडिविजुअल के, वो ज़रूर होंगे, बट हम इसमें नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि हमने फोकस अपना रखा हुआ है कि ये हमने इस वक्त जो काम करने हैं अवाम के लिए करने हैं, और जिस वक्त इलेक्शन अनाउंस होते हैं हम अपना वो काम शुरू कर देंगे। इवन इलेक्शन अनाउंस होंगे भी तो इलेक्शन भी चलेंगे, साथ ये काम कंटिन्यू करेगा टिल द लास्ट डे व्हेन वी गो एंड हैंड ओवर टू द मैंडेटेड गवर्नमेंट को। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब, जो सिंध वाली हुकूमत को टास्क दिया गया है केयर टेकर सेटअप को, या ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब जिन चीज़ों का तज़किरा कर रहे हैं, ऐसा ही एक्शन पंजाब में भी मतवक्को है कि शुरू होगा, और ऐसा ही एक्शन केपी में भी होगा, और हो सकता है कि कुछ बड़े लोगों पे हाथ पड़ जाए। आपको क्या नज़र आता है गोइंग फॉरवर्ड? नहीं, देखें, ये इस किस्म के एक्शन जो है ना, ये पिछले 76 सालों में जो है ना ये होते आ रहे हैं, और इन एक्शंस का जो है वो कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। जब एक्शन शुरू होते हैं तो उस वक्त बड़ा हू एंड क्राई होता है और बड़े बुलंद बांग दावे होते हैं, और बाद में पता चलता है कि कुछ नहीं निकला। कुछ नहीं निकला। मामला ये है कि एक सिस्टम होना चाहिए, और उस सिस्टम के तहत जो है वो ये ना हो कि जी अब ये मामला जो है ए के लिए है, फिर ये बी के लिए होगा, फिर ये सी और डी के लिए होगा। एक एहतसाब का एक ऐसा निज़ाम जिसके ऊपर सब का इत्तफाक हो, और जो एक ऐसा अपने अंदर जो है वो सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर रखता हो कि उसमें किसी को माफ़ी ना हो, जो उस अक्रॉस दी बोर्ड एहतसाब आप सपोर्ट करेंगे? किसी को माफ़ी ना हो,
और वो फॉर ऑल टाइम्स टू कम हो। ये नहीं कि जी अभी ये 4 महीने होगा और उसके बाद फिर आगे वो हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, फिर एक नया काम शुरू हो जाएगा। तो ये एक एहतसाब का निज़ाम जो है ये पिछले तकरीबन 25-30 साल से इसका शोर तो आ रहा है, लेकिन ये बनाने में हम नाकाम रहे हैं। आपने भी कोशिश की थी, एहतसाब सेल बनाया था सैफुर रहमान के हाँ, नीचे, लेकिन वो बहुत कंट्रोवर्शियल था। लेकिन वो कंट्रोवर्शियल था। इसके ऊपर एक कंसेंसस होना चाहिए और ये एक सिस्टम जो है ये बनना चाहिए, लेकिन वो सिस्टम अभी तक तो नहीं बन सका। सर कुछ चीज़ें और होने अगले जा दो रही हैं, तीन महीनों में तो नहीं बन सकता वो। कुछ चीज़ें होने जा रही हैं। एक तो आर्मी चीफ के डायरेक्टिव्स के नीचे ये केयर टेकर सेटअप्स जो हैं ये एक्ट करेंगे, नैब भी थोड़ी एक्टिविटी दिखाएगी। नैब लॉ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से हमारी तो कोई है, चीफ जस्टिस ने जो शॉर्ट एंड स्वीट ऑर्डर का जिक्र किया था कि कुछ आपकी की हुई अमेंडमेंट्स, सर्टन अमेंडमेंट्स वो स्ट्राइक डाउन हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ खाता खुलेगा आपका, सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कल, नहीं उसमें कल फ्राइडे है, हो सकता है कल आपका वो नैब वाला देखें, दो ऑर्डर्स एक्सपेक्टेड है। देखें उसमें जो है ना ये खाता खोलने वाली बात, मामला ये है कि एहतसाब का अदारा मौजूद है, एहतसाब का कानून मौजूद है, उसमें अमेंडमेंट्स हुई हैं। हमारा ये मौक़िफ़ था कि ये कल है, इस मौक़िफ़ के ऊपर बाकी लोग भी जो है वो कायल थे, अमेंडमेंट्स हो गई। अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट देख ले, अगर उनमें से कुछ चीज़ें वो समझते हैं कि ये दुरुस्त नहीं है तो ठीक है, उनको वो स्ट्राइक डाउन कर दें, बाद में आने वाली पार्लियामेंट जो है वो देख लेगी। जो कानून सामने आए, नैब का अदारा जो है एक यानी गैर जानबदार अदारे के तौर पे और एक एहतसाब के मुस्तनद अदारे के तौर पे वो अपना काम करे। वो जिसका खाता खुलता है वो खोले, जिसका नहीं खुलता वो ना खोले। कोई आज का हो, कोई कल का हो, कोई आने वाले कल का हो। इसमें जो है ना ये एक यानी स्पेसिफिक टारगेट और एक जो है वो जिस तरह से जनरल मुशर्रफ साहब ने आगे शुरू किया था, जी मैं पेट चाक करूँगा तो मैं ये निकालूंगा, मैं वो, इस तरह से जो है ये मामला जो है उनका कोई रिज़ल्ट इससे पहले ना आया है और ना आइंदा आएगा। लेकिन तासुर ये है कि कुछ बड़े लोगों पे हाथ डल सकता है, ये तासुर मौजूद है। देखें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद देखें बात ये केसेस है, रीओपन हो जाएंगे। देखिए मामला ये है कि अगर एहतसाब के अदारे और कानून के मुताबिक एक गैर जानबदाराना तरीके के साथ एहतसाब का अमल जो है वो आगे बढ़ता है और उसमें अगर कोई आता है तो आने दें। आज ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान में बहुत सारी ऑडियो लीक्स हुई जिसमें इमरान खान कैबिनेट में बैठ के अगर डिस्कस कर रहे हैं कि साइफ़र के मामले में कैसे खेल रहे हैं, तो वो पूरी तफसील जो थी उनकी ऑडियो की, शाह महमूद कुरैशी से, शीरी मज़ारी से, आज़म खान से, वो मार्केट में आ गई, लीक होगी पूरी उनकी ऑडियो। शहबाज शरीफ अगर बैठ के कहीं मरियम नवाज़ से गुफ्तगू कर रहे हैं कि वो कैसे उनके सामने लॉ को किसी पावर प्लांट के लिए उन्हें हेल्प चाहिए, वो भी ऑडियो लीक मंजर पर आ गई। लेकिन बाज़ ऑडियोज़ जो थी वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक थी, वो थी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस और उनकी फैमिलीज़ के हवाले से कुछ ऑडियो सामने आई। मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने चला गया और एक जजमेंट जो थी उसके ऊपर रिज़र्व कर दी गई। 5 रुकनी बेंच था, जजों के ऊपर इतराज़ अटर्नी जनरल ने कर दिया क्योंकि बंदयाल साहब की फैमिली के मतलब भी ऑडियो लीक्स में तज़किरा था। जस्टिस मुनीब अख्तर थे, उनके ऊपर भी इतराज़ आ गया, जस्टिस एजाजुल हसन पे भी इतराज़ आ गया। कल जुमे वाले रोज़, क्योंकि नेक्स्ट वीक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का लास्ट वीक ऑफ इन ऑफिस होगा, उसके बाद जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा उनका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर दौर शुरू हो जाएगा। तो काफ़ी कवी इम्कान है कि ऑडियो लीक्स के ऊपर भी और नैब तरामीम के ऊपर भी जो मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है उसके ऊपर भी दोनों पे कल फैसला सुनाया जा सकता है। नैब तरामीम में 3-4 तरामीम के मतलब एक तासुर है कि 500 मिलियन से कम की करप्शन नैब के परव्यू से निकाल दी गई थी। ये वाली अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर सकती है। फिर फ्रॉड पब्लिक एंड लार्ज, उसकी डेफिनेशन चेंज की गई थी, उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है। और कुछ पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स अगर किसी नून लीग या पीपल्स पार्टी के बंदे को फ़ायदा देने के लिए बनाई गई थी तो उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। तो ये दोनों फैसले कल या अगले चंद रोज़ के अंदर ही मुतवक्को है। राना सनाउल्लाह साहब, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, ऑडियो लीक्स की भी बहुत ज़्यादा है, वीडियो लीक्स की भी बड़ी है, क्योंकि एक ऐसा पैमाना होना चाहिए कि पता चले कि ये आवाज़ आई है तो उसकी फॉरेंसिक करवा के जाना जाए किसने रिकॉर्ड की, किस अथॉरिटी के तहत की। अगर इंटेलिजेंस एजेंसी किसी ने अपनी अथॉरिटी को वायलेट किया है तो उस ऑफिशियल को आप पनिश करें, और अगर उसके नतीजे में कुछ ऐसे शवाहिद सामने आ रहे हैं तो उसका किसी कोर्ट ऑफ लॉ में इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, इसके ऊपर भी फैसला। देखिए ये दोनों जो है ना डिफरेंट चीज़ें हैं। अब एक बैंक में अगर कोई मुलज़म जो है, मुजरम, वो डकैती की वारदात करता है और उसके बाद वो एतराज़ करता है कि जी ये मुझे तो पता नहीं था कि मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो, तो ये जनाब वीडियो मेरी जो रिकॉर्ड की है
ये तो बड़ा गलत हुआ है। मामला ये है कि जो वीडियोस लीक हुई हैं, किसी ने अनअथोराइजली उनको टेप किया या रिकॉर्ड किया, वो एक अपनी जगह पे, अगर वो जुर्म है तो वो अपनी जगह पे चलना चाहिए। लेकिन जिनकी वीडियोस हैं, अगर उन्होंने वो गुफ्तगू की है और वो हकीकत है, तो उसका तो हिसाब दें ना वो। अब ये जितनी वीडियोस लीक हुई हैं, किसी ने कहा है कि ये हम इसको चैलेंज करते हैं, ये हमारी आवाज़ नहीं है। आपने किसी की चीफ फॉरेंसिक करवाई? जस्टिस साहब के हवाले से जो वीडियो लीक्स हुई हैं, उसमें एक उनकी यानी मदर इन लॉ है, और दूसरा एक वकील साहब भी जो बात कर रहे हैं, जो बात वो कर रहे हैं, एक दिन बाद वही फैसला नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट से। आपने किसी की फॉरेंसिक करवाई एज इंटरनेट? फॉरेंसिक हमने अपनी जो है वो यानी कंजम्पशन के लिए करवाई है, और ये सारी हकीकत है, सारी दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है, ये 100% दुरुस्त है। वजारत दाखिला में इसके ऊपर रिपोर्ट्स मौजूद हैं? नहीं, रिपोर्ट्स क्योंकि रिपोर्ट्स तो फिर तब है ना कि अगर इसके ऊपर कोई बाकायदा तौर पे अगर कोई जो है वो लीगल प्रोसेस जो है वो शुरू होता, FIA को आपने कोई हवाले नहीं किया कि इसके तो ऊपर? उसमें उसमें ये है कि हमने अपने तौर पे, क्योंकि एक अपने नॉलेज के लिए कुछ चीज़ों जो है वो की जाती हैं, और आपके ख्याल है कि ये वो दुरुस्त है? हमने करवाई हैं, ये बिल्कुल सही है। और ख़ुद इन्होंने चैलेंज नहीं किया। यानी सिटिंग जजेस के मुतल्लक जो है वो जो चीज़ें सामने आई हैं, आप मुझे बताएं कि उसके बाद फिर अदलिया का एहतराम जो है वो और उनके फ़ैसलों का तकद्दुस जो है वो कहाँ पे रह जाता है वो? अच्छा, एक उनकी मदर इन लॉ के हवाले से थी, एक में वो किसी कोई ट्रक वाला मामला था जिसके ऊपर बाद में वो मरियम ने एक जलसे में वो ट्रक पकड़ लिया था। हाँ, वो ऑडियोज भी आपका ख्याल है कि दुरुस्त है? वो भी दुरुस्त है। फिर एक अपना तारक रहीम साहब और फॉर्मर चीफ जस्टिस साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, एक फिर तारक रहीम साहब और हमारे सिद्दीकी साहब जो एक जर्नलिस्ट के साथ है जर्नलिस्ट और, हैं, और एक वो साहब के जो साथ कह है। रहे हैं, कि ये फैसला होगा, वही फैसला होता है अगले दिन। आपके ख्याल में ये सारी ऑडियो दुरुस्त हैं? ये बिल्कुल दुरुस्त है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट से कल क्या तवक्को रखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो हैं वो जिस तरह से ये तकरीबन पूरे एक साल में जिस तरह से फैसले सुप्रीम कोर्ट में हुए, जिस तरह की वहाँ पे तकसीम है, 8 लोग एक तरफ बैठे हैं, 7 लोग एक तरफ बैठे हैं, हम ख्याल जो है वो बेंचेस जो है वो बनाए गए हैं। और अब आप मुझे बताएं कि ये क्या हो रहा है। आज तक जिस्मानी रिमांड में जब मुलज़म जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन हो, कभी किसी ने कहा है कि इसको जो है वो छोड़ दें और इसको जो है वो रिहा करके इसको घर छोड़ के हैं? हमारे ख़िलाफ़ नहीं, इन्होंने ऐसे केसेस बनाए जिनमें जो है वो कैपिटल पनिशमेंट थी। ने जब उस वक्त अदालतों से रजू किया, उन्होंने कहा कि भाई इन्वेस्टिगेशन में अदालत कैसे इंटरफेयर कर सकती है, इस स्टेज के ऊपर जो है वो किस तरह से जब वो बेल दी जा सकती है। जियो के जो प्रोपराइटर हैं मीर शकील रहमान साहब, उनका केस जो है वो 90 दिन चलता रहा कि जी उनको गलत गिरफ़्तार किया गया है, ये बड़ा जुल्म है, ये बड़ी ज़्यादती है। हम उस वक्त उनकी पेशियों पे तारीख पे जाते रहे, वो बड़े मुअज़्ज़ज़ जजेस थे, दोनों सीनियर लोग। उन्होंने कहा भैया कैसे एक आदमी फिज़िकल रिमांड पे है, एक आदमी जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास इख्तियार नहीं है। अब ये फैसले हो रहे हैं कि जी फिज़िकल रिमांड पे है बंदा, इसे रिहा करें, इसे घर छोड़ के। राना साहब, अब थोड़ा सा बात तो पुरानी हो गई है, लेकिन शायद आप हक़ाइक़ पे रोशनी आप डाल सकें। ऑडियो लीक्स, उस वक्त इमरान वज़ीर आज़म थे जब ऑडियो लीक्स हो रही थी, शहबाज साहब की शायद एक आध आई थी वज़ारत उज़्मा के इब्तदाई दिनों में, फिर कुछ लोग गिरफ्तार हो गए थे। वो बंदा बाद में आइडेंटिफाई हो गया था। आइडेंटिफाई हो गए थे? उसके पीछे कौन? वो आदमी वज़ीर आज़म हाउस में था और वो ये काम जो है वो कर रहा था। कौन करवा रहा था? बहरहाल ये बात जो है वो, क्योंकि मैं इस पोजीशन में, जिस पोजीशन में मैं था, तो कुछ चीज़ें जो हैं आपके नॉलेज में थी, वो आपने नाम नहीं लिए थे, आपने कहा था कि नहीं बोल सकता, लेकिन अब तो हाँ। मेरा ख्याल है वो इस्टेब्लिशमेंट की फिगर्स भी सारी जा चुकी हैं, आपकी भी वजारत दाखिला ख़त्म हो चुकी है, अब तो बात नहीं करनी चाहिए। एक जब आप एक पोजीशन पे हो और आपने ओथ भी ली हो, तो कुछ चीज़ें जो आपके इल्म में आती हैं, लेकिन वहाँ तो तो वो लॉ इन दी स्टेट इंटरेस्ट जो है वो आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। लॉ वायलेट हुआ था ना, इलीगल एक्ट था कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, इमरान भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे जब उसकी कैबिनेट की गुफ्तगू रिकॉर्ड हुई। उसमें जब एक इंक्वायरी उसमें हुई, उस इंक्वायरी में हर चीज़ मौजूद है, और जब स्टेट ने ये फ़ैसला किया, गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया कि इस इंक्वायरी को इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ स्टेट जो है वो इसको पब्लिक ना किया जाए,
तो अब ये मेरे लिए कोई मुनासिब तो नहीं है कि मैं उसको पब्लिक लेकिन क्या आर्मी ने इंटरनली उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की? जी, उन लोगों के खिलाफ सिर्फ कार्रवाई। वो जो फुट सोल्जर्स थे या जो करवाने वाले थे नहीं, उनके खिलाफ? यानी जिन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी तो सबके खिलाफ हुई? उनके खिलाफ हुई। ये तो बड़ी खबर है, मैं इसको बड़ा करके फ्लैश करूंगा। ऑडियो लीक्स में मुलव्वस जो लोग थे, फौज ने उनके खिलाफ कार्रवाई की? यानी जिन लोगों ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो है वो ये चीज़ें की थी, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई हुई, और वो करने वाले को बहुत बड़े लोग भी नहीं थे। अच्छा, अब ब्रेक ले लें, ब्रेक में आपसे पूछूंगा बड़े का नाम असल वाले का। ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। राना साहब, इस वक्त सियासी कोई बड़ा लीडर मैदान में नहीं है। आपने अभी कहा था कि सिविल और मिलिट्री दोनों को मिल के इसके ऊपर काम करनी चाहिए। हम सोचते थे कि नवाज़ शरीफ को इस सूरत हाल में चाहे महीना उन्हें जेल में रहना पड़े, पाकिस्तान होना चाहिए। मुझे नहीं समझ आई कि नवाज़ शरीफ की सियासत इस वक्त क्या कहती है कि अभी तक लंदन बैठे हैं। नहीं, देखें, उनका एक अपना जो है वो प्रोग्राम है, उसके मुताबिक उन्होंने आना है, और उन्होंने बाकायदा पार्टी से मशवरा किया। पार्टी प्रेसिडेंट वहाँ पे मौजूद थे। फैमिली से भी उन्होंने यकीनन जो है वो मुशावरत की होगी। तो उसके बाद उन्होंने अक्टूबर का फ़ैसला किया, और मैं समझता हूँ कि अक्टूबर में वो तशरीफ़ लाते हैं। तो जो हमारा अंदाज़ा है कि विद इन सो जो है वो अपनी जो लीगल एक उनको एक प्रोसेस से गुज़रना पड़ेगा, तो इंशाअल्लाह ताला उससे गुज़र के तो उसके बाद बाई 30 नवंबर जब इलेक्शन कमीशन ने हलकों को फाइनल करना है, डिलिमिटेशन को, और उसके बाद शेड्यूल अनाउंस करना है, तो ही विल बी अवेलेबल फॉर। और 4-6 हफ्ते उनको लगेंगे जेल में अपनी उस प्रोसेस का अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा। मेरा नहीं ख़्याल कि उनको जेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि जो उनका केस है वो इतना कमज़ोर है, और ख़ास तौर पे उसमें जो एक फ़ैसला आ चुका है बरीयत का मैडम मरीम नवाज़ साहबा का और कैप्टन सफदर का, तो मेरा ख्याल है कि वो उनको प्रोटेक्टिव बेल लेके वो आके सरेंडर करें, और उसके बाद जो है वो अपील की समाअत हो, और इंशाल्लाह उसमें जो है वो बरी होंगे। वैसे लीगल एक्सपर्ट्स का ख्याल ये है कि उनका केस कमज़ोर है, लेकिन उन्हें जेल जाना पड़ेगा। जेल में जाएंगे, दोबारा हाई कोर्ट के सामने अपील लगी हुई है, दरख्वास्त देंगे कि जल्दी सुनवाई करें, फिर बेल होगी। देखिए, वो बेल पे गए हैं, वो उनका जाना जो है वो लीगलाइज है, वो कोई जो है ना वो कोई भाग के नहीं गए। लेकिन ओपन एंडेड जाना तो लीगलाइज नहीं है। नहीं, तो सालों साल ही चले गए। दैट वाज ओपन एंडेड। उसमें वो पढ़ लें, वो बयान अल्फी जो है गवर्नमेंट ने भेजा, आपने बड़ा गवर्नमेंट ने भेजा, स्पेशली तैयार किया हुआ है। स्पेशली तैयार किया हुआ, उसमें लिखा हुआ है कि जब उनके डॉक्टर्स अलाउ करेंगे तो उनकी सेहत ठीक होगी तो फिर वो वापस आएंगे। डॉक्टर अब लिख के देंगे उनको कि आप चले जाएं वापस। इलेक्शन कब होंगे? इलेक्शन जो है वो फरवरी में था, लेकिन अब जो दोबारा इलेक्शन कमीशन ने उसमें को थोड़ा कमी की है, तो मेरा ख्याल है कि लास्ट वीक ऑफ जनवरी भी हो सकता है। लास्ट वीक ऑफ जनवरी? ये जनवरी फरवरी से पहले होने वाले नहीं है। जनवरी फरवरी नहीं, देखें डिलिमिटेशन के बाद जो है वो वही डेट बनती है। लेकिन आपके साथी जितने थे पीडीएम के अंदर, उन्होंने साथ बैठ के आपके काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से इस चीज़ को राह हमवार की कि इलेक्शन 3 महीने आगे चले जाए। आप सारे कहते हैं 90 रोज़ में इलेक्शन। देखिए, वो मेरा ख्याल है वो समझते हैं कि सियासी तौर पे उनको ये बात करनी जो है वो सूट करती है, तो इसलिए वो बात कर रहे हैं। हालांकि ये जब वहाँ पे सेंसस को अप्रूव किया गया तो सभी को पता था कि इसके बाद डिलिमिटेशन होनी है, डिलिमिटेशन मस्ट है, और जब डिलिमिटेशन होगी तो इलेक्शन जो है वो 120 दिन के लिए या कोई 80-90 दिन के लिए जो है वो लेट होगा। ये उनके भी इल्म में थी, हमारे भी जो है वो इल्म में था, लेकिन सेंसस का इत्तफाक राय से एक्सेप्ट हो जाना ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अगर ये जैसे 2017 से ये मुतनाज़ा चला आ रहा था, अगर ये तनाज़ा इसी तरह से जो है वो आगे चलता रहता तो ये भी मैं समझता हूँ कि नेशनल लेवल के ऊपर ये बहुत बड़ी एक नेगेटिविटी थी। प्रोग्राम बिल्कुल एंड पे है। रोज़ाना कहीं ना कहीं कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई हो रही है। पिछले कुछ अरसे में दोबारा उसमें तेज़ी आई है। आज भी चित्राल में एक वाक़े के अंदर 4 शहादतें हैं। ये मामला अफ़गानिस्तान से कैसे सॉर्ट आउट हो, टीटीपी को कैसे ख़त्म करें, क्योंकि इसके बगैर चल सकता। देखिए, टीटीपी जो है वो कैसे ख़त्म होती है या जो भी मामला हैं, लेकिन पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस, पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो हैं वो इतनी ताकत, इतनी सलाहियत रखती हैं कि ये टीटीपी जो है ना ये बिल्कुल मास वाई इसके कि ये इस किस्म के जो है वो एक्शंस करें छुप छुपा के जिस तरह से ये कर रहे हैं,
और उनके ख़िलाफ़ जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हैं वो रोज़ हो रहे हैं और बड़े अग्रेसिवली हो रहे हैं, और हमारे जवान और ऑफिसर जो है वो अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ जो है, इससे कोई इस तरह की घबराने वाली या खौफ खाने वाली बात कि ये पता नहीं ये क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। जो गैर हमारी कानूनी फोर्सेस में अफवान है उनको वापस भेजना फोर्सेस में चाहिए। ये कैपेसिटी है। इस वक्त 1 इंच जगह भी ये नहीं है जहाँ पे टीटीपी की जो है वो कोई अपना जो है वो रिट हो। गैर कानूनी जो अफवान है इनको वापस भेजना चाहिए। इनको वापस बिल्कुल भेजना चाहिए, लेकिन सबसे पहले ये है कि इनको डॉक्यूमेंट किया जाए, इनको रेगुलराइज़ किया जाए। रेगुलराइज से मुराद ये कि इनको डॉक्यूमेंट किया जाए, और इनमें से जो क्रिमिनल एलिमेंट है ना, उसको सबसे पहले सॉर्ट आउट किया जाए, उसको वापस भेजा जाए, या वापस भेजने से पहले उनको जेल में जो जो है तो वो क्रिमिनल है उसे तो जेल में डालना डाला जाए, पड़ेगा। जेल में डाला जाए, और उसके बाद उनको भी जो है वो यहाँ से निकाला वैसे जाए। बहुत से जो एक्सपर्ट्स हैं, आपने एज इंटीरियर मिनिस्टर भी इस पर जायज़ा लिया होगा, उनका ख्याल ये है कि जो अफ़गान बॉर्डर के उस तरफ, वहाँ इनकी खैमा बस्तियाँ बताएं, वहाँ इनको चाहे आटा, राशन, दाल सारी मदद करें, लेकिन इनको अफ़गान सॉइल पे बसाएं। बिल्कुल। गैर कानूनी वाले को पाकिस्तानी सरजमीन पे नहीं रहना चाहिए। और इसमें एक बात जो है वो चल भी रही थी, अभी भी शायद वो बात हो कि अफ़गान गवर्नमेंट के साथ भी बात चल रही थी कि जनाब आप इनको पाकिस्तान की सरहद के जो करीब है ना, इनको ज़रा थोड़ा पीछे ले जाएं। पीछे ले इस सिलसिले में पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी जो है वो उनकी को मदद कर दे, ताकि वहाँ से आना जाना ये जो उठता है सुबह तो जो है वो 2 घंटे बाद वो क्रॉस करके बॉर्डर इधर आ जाता है, चीज़ जो है ना अभी ख़त्म। मौज है ना जी उनकी। टीटीपी वाले और जो दूसरे वहाँ पे दाइश वाले हैं वो अमरीकियों का असला इस्तेमाल करते हैं, आते हैं पाकिस्तानी इलाकों में दहशतगर्दी करते हैं और वापस शाम को फिर चले जाते हैं। हाँ, ऐसा है। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि इसके लिए बड़ी भरपूर जो है वो कोशिश हो रही है, और इसमें ऐसा जो एक बात तसर ये है ना कि जी ये पता नहीं ये कोई जो है वो अनमैनेज हो जाएगा, ऐसा कोई मामला नहीं है। राना सनाउल्लाह खान, फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और PMLN के सीनियर रहनुमा, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।